हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है? ठीक है। एंजॉय हो रहा है खूब, क्योंकि मैथ्स जो है बेटा एंजॉय करने के लिए ही होता है। मैथ्स बनाया इसलिए गया है जिससे हम पढ़ें और उसको एंजॉय करें, परेशान ना हो, टेंशन नहीं पालें। टेंशन पढ़ के मैथ्स पालोगे उल्टा बोल गया, टेंशन पाल के मैथ्स पढ़ोगे तो कभी भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, खुश रहना है तो अच्छे से मूड से पढ़ो और मस्त होकर पढ़ाई करो। देखो बच्चों, हम लोग रिलेशंस और फंक्शन के अगले वीडियो पर आ गए। हम लोग क्लास 11 का रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। बेटा ये बेस है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 12th में ये रिलेशन और फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फंक्शन तो खास तौर पे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है क्लास 12th में। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि आखिर रिलेशन क्या होता है और रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। कोई रिलेशन आखिर फंक्शन कब बन जाता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल देखें और उससे कुछ और नई नई बातें निकाल के देखो सामने लाएंगे। देखो समझो ध्यान से। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक लिखा इक्वेशन y² बराबर x। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो ये x और y के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि x और y के बीच में रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो ये x और y के बीच में रिलेशन है, भाई इसको ऐसे लिख दो कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y² बराबर है x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और a दे दो, a मान लो हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और मान लो b हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 से लेकर 10 तक। a और b कुछ दे दिए, ये और ये एक ही बात है। अब देखो समझो जरा ध्यान से। जैसे अगर हम यहां से मान लो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y² बराबर 1 होगा, तो y बराबर क्या होगा, +-1 होगा। ध्यान देना। अब देखो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही हैं। जैसे जब हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y को 1 भी लेना पड़ेगा, और जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y को -1 भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार से पेयर बनाएंगे, है ना, क्योंकि x अगर 1 है तो y 1 भी है और y -1 भी है, क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पेयर मिलेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक x के लिए दो y आ गया। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है तो y 1 है, x 1 है तो y -1 भी है, एक x के लिए दो y आ गया। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए जब एक x के लिए दो y आ जाए तो हम कहेंगे इट इज ओनली रिलेशन। ये केवल एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, केवल एक रिलेशन है। तो देखो x और y में अगर कोई रिलेशन दिया जाए तो भी हम पहचान सकते हैं कि आखिर ये फंक्शन है कि नहीं है और केवल रिलेशन है क्या ये। भाई देखो y² अगर है तो y की दो वैल्यू आनी ही है। x की वैल्यू 2 रखोगे क्योंकि x क्या लेंगे बोलो, 1 2 3 4। x कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 2 भी लेना पड़ेगी। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ऐसा करो b को मान लो ऑल रियल नंबर्स, वरना फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप x को 2 लोगे तो y ±√2 आएगा। अब देखो फिर √2 b में होना भी तो चाहिए ना, ये भी तो ध्यान रखना है ना कि जो y की वैल्यू आएगी वो b सेट के अंदर होनी चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाई थी ये बात कि x की वैल्यू a से आती है और जो y आता है वो b सेट के हमेशा अंदर होना चाहिए। तो b को ऑल रियल नंबर मान लिया, अब y कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुल मिला के ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बन पाया। ठीक है, अब इस रिलेशन में और क्या क्या पेयर आएंगे वो देख सकते हैं। जैसे x को 2 रख दे तो y² बराबर 2, तो y क्या हो जाएगा, +-√2। तो देखो दो पेयर और मिल जाएंगे, 2 और √2। एक पेयर क्या मिला, एक मिला 2, √2 और एक मिला 2, -√2। इसी प्रकार देखो x को 3 रख दे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, +-√3 हो जाएगी। तो फिर देखो दो पेयर मिल जाएंगे, क्या बोलो, 3, √3, x3 y√3 और x3 और y -√3। x को देखो 4 ले लें तो y² बराबर 4, तो y की वैल्यू +-2 मिल जाएगी। बात समझे। तो 4 और 2 एक पेयर
और दूसरा पेयर क्या मिला बोलो 4 और -2, ये ऐसे करके देखो दो पेयर मिल गए। तो देखो ये रिलेशन आ गया। अब इसकी डोमेन निकाल सकते हैं, मैंने क्या बताया था, डोमेन का मतलब पहले वाले एलिमेंट। तो पहले वाले एलिमेंट क्या है 1, देखो दो सेम है, तो डोमेन क्या हो गया बोलो, डोमेन हो गया 1 1, दो सेम जगह है तो उसको एक बार लेंगे, 2 2 एक बार लेंगे, 3 3 एक बार लेंगे, क्योंकि देखो सेट में एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखते। जैसे कि देखो 1 1 दो जगह आ रहा था, उसको दो जगह नहीं लिखेंगे, केवल एक ही जगह लिखेंगे, क्योंकि डोमेन एक प्रकार का सेट है और सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखते हैं। अच्छा, रेंज अगर निकाले बच्चों तो क्या आएगा, देखो रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट देखो क्या 1 -1 √2 -√2, ठीक है, और √3 और -√3 ऐसे करके हो जाएगा। तो ये देखो रेंज आ गया। और कोडोमेन क्या होगा, पूरा बी, पूरा रियल नंबर, इसी को क्या बोलेंगे कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा बी, जहां से y आ रहा है वो क्या होता है, हमेशा कोडोमेन होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी x y के रिलेशन में अगर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आएंगी तो फिर हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। फंक्शन तभी कहेंगे जब x की हर एक वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू आए। ध्यान रखना, x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आए तब हम उसे फंक्शन कहेंगे। अगर x की एक भी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए दो y आ गए तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। लिखो ध्यान से, तब तक मैं जरा मार्कर में इंक डाल दूं, बेटा फटाफट लिखो जल्दी से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो मान लो मैं ऐसा लिखूं x + y - 3 = 0, मान लो मैं ऐसा लिखूं। अब देखो यहां से y की वैल्यू निकालो तो क्या होगी 3 - x। अब x की एक वैल्यू से y की एक ही वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन होगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू रखोगे y का एक ही आंसर आएगा। तो देखो जो चीजें फंक्शन होती है ना उनको fx भी लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना y = fx लिख सकते हैं इन केस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के केस में ध्यान रखना हम y की जगह पर fx भी लिख सकते हैं, केवल फंक्शन के केस में, हर जगह नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fx = 3 - x, एक ही बात है। तो जो fx आप लिखते हो वो कुछ नहीं y ही होता है, y = fx, है ना। जो आप fx लिखते हो फंक्शन में वो कुछ नहीं होता है, केवल और केवल y की ही वैल्यू होती है। ध्यान दो, fx का मतलब हो गया y और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन fx तभी लिखेंगे जब कोई चीज फंक्शन होगी। फंक्शन कब होगी, जब x की हर वैल्यू के लिए y का एक आंसर आएगा। देखो इसमें x को कुछ भी रखो, x को 1 रखोगे तो y 2 आएगा, x को 2 रखोगे तो y 1 आएगा, x को 3 रखोगे तो y 0 आएगा। x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर फंक्शन की अपनी दूसरी कंडीशन भी होती है क्या, कि भाई एक कंडीशन तो ये होती है x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है। दूसरी कंडीशन ये कोई भी x छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा y = x + 2/x - 3 और मैंने कहा कि x आएगा a से और y आएगा मान लो b से, और मैंने कहा a ये है, a मान लो मैंने कहा है 1 2 3 4 और मैंने कहा मान लो b ये है फॉर एग्जांपल ऑल रियल नंबर्स, b मैंने कहा मान लो है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो x कहां से आ रहा है, a से। अब हम देखें क्या ये फंक्शन है, देखो चेक करो। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y मिलेगा, y की एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे x को 1 रखो तो y की एक वैल्यू क्या मिलेगी बोलो 3/-2, x को 2 रखो तब भी देखो y की एक ही वैल्यू मिलेगी 4y - 1। अगर हम x को 3 रखें तो y क्या होगा बोलो 5/0, मतलब इनफाइनाइट।
अब देखो x की इस वैल्यू के लिए y नहीं मिला, x की वैल्यू 3 रखने पर आपको y नहीं मिला। इसका मतलब डोमेन मतलब a का एक पॉइंट छूट गया जिस पर y नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन फिर से नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू ऐसी है 3 जिसके लिए y नहीं मिला। अब y को इनफाइनाइट तो लेंगे नहीं, भले ही यहाँ पर b रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर में भी इनफाइनाइट नहीं आता। देखो बेटा, मैंने बताया इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सेट को अच्छे से जरूर पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सेट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें भी देखो ना तो इन्फिनिटी आता है ना माइनस इन्फिनिटी आता है, दोनों में से कुछ भी नहीं आता है ना। रियल नंबर का मतलब ये होता है, ना समझे। तो एक पॉइंट x ऐसा है, मैंने बताया फंक्शन की दो कंडीशन है भाई, y की सिंगल सिंगल वैल्यू है, एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये कि भाई x की हर एक वैल्यू पर y मिले, और x ये 4 लेने हैं, मजबूरी है क्योंकि x a से आ रहा है और a के पास ये 4 पॉइंट्स हैं, तो x को ये 4 लेना ही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है 3 जहां पर y नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ। बस समझे। तो दो बातें ध्यान रखनी है, x की हर एक वैल्यू के लिए सिंगल सिंगल y मिले, है ना, और हाँ हर एक x के लिए y मिले, ठीक है। देखो अब जैसे बच्चों यहां पर जरा ध्यान दो, जैसे क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, मान लो हमने फंक्शन लिखा a से लेकर के b, देखो ये लिखने का तरीका होता है फंक्शन को, f फ्रॉम a टू b, ये लिखने का फंक्शन को मेथड होता है, f फ्रॉम a टू b। क्या सर आपने सब गंदा कर दिया, अरे क्या बताएं यार, f क्या है बोलो, a से लेकर के b तक एक फंक्शन है। तो ध्यान रखना ये जो a है ना, a ये क्या होता है, फंक्शन का डोमेन, मतलब यहां से x आता है, और b क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन। ध्यान रखना कोडोमेन का मतलब रेंज नहीं, हमने देखा था रिलेशन में भी कि रेंज और कोडोमेन अलग अलग होता है ना। रेंज क्या होता है, जो y की वैल्यू मिलेंगी, जो y की वैल्यू मिलेंगी वो रेंज होती है, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y, भाई x को रखते हैं जो y मिलता है वही तो रेंज होता है ना। देखो मैंने क्या बताया था कि रिलेशन में जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो हमने रिलेशन लिया ऐसे करके a1 b1 a2 b2, ऐसे मान लो रिलेशन हमने लिया a3 b3, तो देखो जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं यही तो होते हैं ना y की वैल्यूज, इन्हीं को तो रेंज कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये x रखा ये y मिला, ये x रखा ये y मिला, ये x रखा ये y मिला, तो जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं यही तो y की वैल्यू होते हैं, इन्हीं को तो रेंज कहा जाता है। रिलेशन में भी ऐसा होता है ना। अब रिलेशन में देखो क्या होता है कि अगर a का कोई पॉइंट छूट गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन उसका भी मानेंगे, मतलब ये भी एक रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है, अगर a का कोई पॉइंट छूट जाए और उसको y ना मिले तब भी वो रिलेशन भी माना जाता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है, हर एक x के लिए y मिलना चाहिए, ठीक है। तो बात ध्यान दो। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, है ना, और रेंज हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट का मतलब या तो छोटा होगा या बराबर होगा, हमेशा ध्यान दो, रेंज हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होता है। अब देखो तो फंक्शन यहां से यहां है, अब दूसरी बात फंक्शन है क्या, है ना भाई। देखो फंक्शन में एक तो डोमेन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, एक कोडोमेन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, रेंज तो y की वैल्यू जो आएंगी वो होंगी। अब फंक्शन है क्या, मान लो हमने कहा फंक्शन ये है, मान लो हमने कहा
फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये फंक्शन है, तो इसका मतलब इसको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि एफ एक्स का मतलब y ही होता है। और a और b क्या होगा ये दिया जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि a की वैल्यू ये है 1 2 3, और मान लो b की वैल्यू ये है, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के 20 तक, मान लो ये b की वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो ये फंक्शन का डोमेन हो गया, देखो x की वैल्यू रखो y मिलेगा और एक ही y मिलेगा, और हाँ x की हर वैल्यू पर y मिलेगा, दोनों बातें हैं, दो बातें इंपॉर्टेंट है। और जो y मिलेगा वो रेंज होगा, और रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर रहेगा, तो ये फंक्शन भी है, और हाँ जो फंक्शन है वो हमेशा रिलेशन है। भाई रिलेशन तो सब कुछ है, जो फंक्शन है वो भी रिलेशन है, और जो फंक्शन नहीं है वो भी रिलेशन है। रिलेशन तो सब कुछ है, बस समझे, जो फंक्शन है वो भी रिलेशन है, और जो फंक्शन नहीं है वो भी रिलेशन है। रिलेशन तो सब कुछ है, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती है। लिखो जल्दी। देखो अब जैसे यहां पर मान लो मैं x को लूंगा 1 2 3, x को 1 लिया क्योंकि a के पास 1 2 3 है, x को 1 लिया तो y क्या आएगा 3, फिर मैं x को 2 लूंगा, x को 2 लिया तो y क्या आया बोलो 6, फिर मैं x को 3 लूंगा, तो x को अगर मैं 3 लूंगा तो y क्या आएगा 9 + 2 11, बोलो भाई x को 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना y हो गया 6, x को 3 रखा तो 9 + 2 कितना हो गया 11। देखो ये तो इसका मतलब देखो फंक्शन का रेंज क्या आ गया, फंक्शन का रेंज आ गया 3 6 11। देखो ये y की वैल्यू आ गई, फंक्शन का रेंज आ गया। और देखो ये इस कोडोमेन का सबसेट है, ये सबसेट ऑफ b है, मतलब कोडोमेन का सबसेट है। देखो ये ऐसा होना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब ये जो है एक फंक्शन भी है और एक रिलेशन भी है, ये एक फंक्शन भी है और ये एक रिलेशन भी है, क्योंकि जो फंक्शन है वो हमेशा रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, है ना, इस बात को लिख लो। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन, ठीक है, इज नॉट फंक्शन। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये फंक्शन है और ये रिलेशन है, तो फंक्शन जो है ना वो रिलेशन के अंदर आएगा, फंक्शन रिलेशन का सबसेट है। फंक्शन छोटी चीज है, रिलेशन बड़ी चीज है, क्योंकि रिलेशन सब कुछ है, उनमें से कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन भी बन जाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है वो रिलेशंस का सबसेट है ना। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई फंक्शन हमारे सामने लिखा जाएगा तो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और फंक्शन क्या है, और फंक्शन से y की वैल्यू क्या निकली, जो y की वैल्यू निकली। अब y की वैल्यू कैसे निकलेंगी, जब हम x को रखेंगे, जब x को रखेंगे तो y की वैल्यूज आएंगी, उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। बस समझे, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है। अब देखो बच्चों जरा ध्यान दो, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं,
और कहते हैं कि इसका डोमेन बताइए। डोमेन देते नहीं है, डोमेन पूछते हैं, ठीक है। कहते हैं अगर ये फंक्शन है तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो अब देखो, अगर डोमेन ना दिया जाए तो हम क्या करते हैं, डोमेन क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स या वाई, कुछ भी कह सकते हैं, एफ एक्स का मतलब वाई, एफ एक्स की जगह पर वाई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स की प्लेस पर वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर विच एफ एक्स और वाई इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब, डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि रियल होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नॉट इनफाइनाइट। नॉट इनफाइनाइट का मतलब फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर, ध्यान रखना, फाइनाइट का मतलब रियल नंबर। तो मतलब रियल होना चाहिए, है ना, और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। रियल का मतलब एक और भी है, रियल का मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, नॉट इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जो अंडर रूट के अंदर जैसे -1 होता है, इसे क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर। तो जो नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो, इमेजिनरी होते हैं। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही समझ लो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में जो नंबर आते हैं उनको इमेजिनरी कहते हैं, और अंडर रूट -1 को कहते हैं आयोटा। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी प्लेलिस्ट है, पहले से अपलोडेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसी HD मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर देखो है, उसको जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसके लिए जो वाई है वो इमेजिनरी ना हो और इनफाइनाइट ना हो। मतलब वाई जो आए वो रियल आए, मतलब इमेजिनरी नहीं आए। इमेजिनरी नहीं आए मतलब रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, और इनफाइनाइट भी ना हो। इनफाइनाइट ना हो मतलब फाइनाइट हो। देखो जैसे ये सवाल है, ये ऐसे करके है मान लो, अब हमें इसका डोमेन चाहिए, तो समझो ध्यान से। देखो जैसे यहाँ पर अंडर रूट तो है नहीं, जब अंडर रूट होगा तो ध्यान रखना होगा उसके अंदर नेगेटिव ना आए। अब यहाँ अंडर रूट तो नहीं है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब अंडर रूट होगा तभी तो उसके अंदर नेगेटिव आने का खतरा है ना। जब अंडर रूट है ही नहीं तो नेगेटिव का आ जाए तो क्या दिक्कत है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई अंडर रूट दिख ही नहीं रहा आपको कहीं पर। हाँ, अब देखो समस्या है कि ये है कि x को 3 लेंगे तो y इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसका मतलब x को 3 नहीं लेना। इसका मतलब x को 3 नहीं लेना है, क्योंकि x को 3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और y इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करना है डोमेन निकालते समय, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो y क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। y मतलब डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि y को डिफाइन होना चाहिए। अगर y इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। डिफाइन में दो चीजें आती हैं, रियल होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब कुछ भी रियल नंबर हो। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसे x बराबर 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x को 3 नहीं लेंगे, तो इसका डोमेन क्या हो गया। डोमेन का मतलब x की जो वैल्यू हम ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, 3 को छोड़कर सब कुछ, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r-3, यानी कि सारे रियल नंबर ले सकते हैं 3 को छोड़कर। देखो उसने क्या, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की जो वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती हैं वो सब आप लेनी है। और x की मैक्सिमम वैल्यूज जो हमें लेनी है, तो इसका मतलब x की मैक्सिमम वैल्यूज रियल नंबर हो सकती हैं, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x लेते हैं, तो इसका मतलब x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। तो हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 3 को क्यों छोड़ा,
क्योंकि 3 पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बोलो, 0 हो रहा है। ध्यान दो, 3 पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बोलो, 0 हो रहा है। बात समझे ना, इसलिए 3 को हम नहीं लेंगे। तो मतलब डोमेन निकालने में एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा अगर कभी अंडर रूट दिखे तो अंडर रूट के जो अंदर है वो पॉजिटिव हो या 0 हो। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अंडर रूट कभी भी अगर दिखे तो उसके अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है या 0 लेना है। कभी भी अंडर रूट के अंदर हमें नेगेटिव नहीं रखना है। इस बात को जरा समझो ध्यान से, बात समझे। तो अब देखो क्या होता है, फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फंक्शन की डोमेन और रेंज को निकालना ये मैथ्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो देखो 11th में डोमेन रेंज निकालना आता है, मतलब 11th की एनसीईआरटी में डोमेन रेंज के इजी क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगला वीडियो जो मैं यहाँ पर तुम्हें देने जा रहा हूँ, समझो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझो। क्या हुआ है, 12th क्लास में भी जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर भी रिलेशन फंक्शन पढ़ना होता है बच्चों को। तो वहाँ पर भी फंक्शन में 11 की चीज़ें बच्चों को पढ़ानी होती हैं, क्योंकि बच्चे 11 का भूल जाते हैं, और 12th में ये सब बहुत यूज़ होता है इसका, डोमेन रेंज वगैरह का। 12th में भी ये सब बच्चे जब जाते हैं तो 11 का भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आगे के कुछ वीडियोस जो हैं वो वही अपलोड कर रहा हूं जो मैंने 12th में डोमेन और रेंज के पढ़ाए हुए हैं। और ध्यान रखना, डोमेन रेंज के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉग फंक्शन। इन सब के बारे में भी हमें 11th में मालूम होना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ें दी गई हैं। एनसीईआरटी इतना दिया गया है, तुम 2 घंटे पढ़ लो तो एनसीईआरटी के फंक्शन के सवाल सारे कर लोगे, वो मैं तुमको करा दूंगा, है ना। अभी एनसीईआरटी के सवाल में सॉल्व करा दूंगा। एनसीईआरटी किताब बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, खाली एनसीईआरटी पढ़ के कुछ होगा ही नहीं। 11th क्लास तो पास कर सकते हो, लेकिन आगे कोई भी कंपटीशन अगर तुम्हें फेस करना है तो तुम्हें अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी के अलावा। तो बहुत अच्छा होगा कि तुम 12th क्लास का पूरा ही फंक्शन पढ़ लो। 12th क्लास में जाओ, 12th क्लास की देखो पूरी फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट है और रिलेशन की अलग है। जैसे यहाँ मैंने रिलेशन फंक्शन एक साथ पढ़ाया है ना, वहाँ ऐसा नहीं किया। वहाँ पर 12th क्लास में रिलेशन की प्लेलिस्ट अलग है, फंक्शन की प्लेलिस्ट अलग है। तो तुम फंक्शन की प्लेलिस्ट पर जाओ, और फंक्शन की प्लेलिस्ट पर जा करके फंक्शन अगर पूरा पढ़ डालोगे तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि समय लगेगा उसमें, तो अगर पूरा नहीं भी पढ़ो तो कम से कम अब आगे जो मैं वीडियो इसमें अपलोड कर रहा हूँ उनको ज़रूर पढ़ो, है ना। इसके आगे मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो हालांकि मैंने 12th क्लास में पढ़ाए हुए वीडियो हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वो 11, 12 के बच्चों को सेम पढ़ाई जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वो मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, उनको तुम देख करके डोमेन रेंज निकालना, और कम से कम कुछ बेसिक फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इनको ज़रूर सीख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं आगे भी। और बहुत अच्छा होगा 12 का पूरा फंक्शन पढ़ लो अगर, और नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम जितने वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको पढ़ लेना। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी 11 क्लास के सॉल्व करा दूंगा। तो ध्यान रखना, अगले वीडियो जो आने वाले हैं वो कुछ 12 क्लास में ही वीडियो मैंने बनाए थे, उसी के वीडियो हैं। तो उसमें अक्सर ऐसे लिखा होगा क्लास 12, तो उससे परेशान नहीं होना, वो 11 क्लास में भी सब वही के वही वीडियो चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और नई बातें देखेंगे। ध्यान रखना कैसे कैसे मैंने बताया है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।